नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर अजय कुमार मिश्रा, कंसल्टेंट इमरजेंसी डिपार्टमेंट NHMMI नारायणा सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल रायपुर से। और आज आपके सामने फिर से एक बार हाजिर हूं एक नई चर्चा को लेके। 28 जुलाई जो आज का दिन है, ये पूरे विश्व में वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे के उपलक्ष्य में सेलिब्रेट किया जाता है। मैं अपने साथ यहाँ पे जोड़ना चाहूँगा डॉक्टर अनुपम महापात्रा सर को, नमस्कार, जो कि कंसल्टेंट गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट हैं, और डॉक्टर अभिषेक जैन सर, कंसल्टेंट गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट हैं NHMMI नारायणा सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल रायपुर से। सर, मैं पहला प्रश्न आपसे पूछना चाहूँगा कि ये जो वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे है, ये हम क्यों सेलिब्रेट करते हैं, इसका इम्पोर्टेंस क्या है और क्या कुछ स्पेशल थीम है इस 2020 के लिए? वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे हम लोग 28 जुलाई को हमें हर वर्ष सेलिब्रेट करते हैं। इस वर्ष की थीम है फाइंडिंग द मिसिंग मिलियन। मतलब कि जो भी मरीज हैं जो अनडायग्नोज हैं, उनको खोजने के लिए प्रयास। बेसिकली वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे में हम मेनली फोकस कर रहे हैं इस बार हेपेटाइटिस ऑफ बी और सी, जो कि नॉर्मली बिना लक्षण के आते हैं। और इस बार के थीम के अनुसार हम लोग को मेनली उन मरीजों को ढूंढना है बेसिकली। सर, क्या कुछ स्टैटिस्टिक्स हैं हमारे पास अवेलेबल कि पूरे विश्व में या इंडिया में कितने लोग इस बीमारी से संक्रमित हैं और हर साल कितने लोगों की मृत्यु होती है? ऐसा कुछ डेटा हमारे पास है, क्या आप साझा करना चाहेंगे हमारे साथ? बिल्कुल। जैसे हेपेटाइटिस बी और सी मेनली तो ग्लोबल प्रॉब्लम है, ग्लोबल पब्लिक प्रॉब्लम है। इस हेपेटाइटिस बी हमारा जो भारत है वो मीडियम प्रिविलेंस एरिया में आता है। लगभग प्रिविलेंस एरिया 2 से 8%। मतलब कि आउट ऑफ 130 करोड़ लगभग 4 करोड़ लोग हेपेटाइटिस बी से और लगभग 1 करोड़ लोग हेपेटाइटिस सी से सफ़र कर रहे हैं। लगभग इनमें से 10 से 12% लोग हर साल इन बीमारियों की वजह से मृत्यु को जिसकी संख्या लगभग 5 से 6 लाख के आसपास होगी। ठीक, तो अपने को ये सब प्रिवेंशन के लिए आज इस बार का थीम हमने जो कहते हैं चूज़ किया है फाइंडिंग द मिसिंग मिलियन। उनको जो जल्दी उनको उसको खोज के डायग्नोस किया जाए और उस हिसाब से उनको ट्रीटमेंट किया जाए। जी सर। अभिषेक सर, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि हेपेटाइटिस होता क्या है, किस प्रकार की बीमारी है ये, और क्या इसमें भी डिफरेंट अलग अलग प्रकार के इसकी श्रेणी होती हैं या बीमारी का अलग अलग प्रकार होते हैं? क्या इसके बारे में आप कुछ हम सारे लोगों को, जनता को साझा करना चाहेंगे? तो हेपेटाइटिस मतलब किसी भी प्रकार का लिवर पे सूजन, उसको एक हेपेटाइटिस टर्म दिया जाता है, जो कि बहुत सारे कारणों से हो सकता है। जिसमें हम एक वायरल इन्फेक्शन की जैसे हम बात करते हैं, जो एक कॉमन कॉज है, जो हेपेटाइटिस A, B, C, D, E वायरस है। और एक नॉन वायरल कॉज अगर हम बात करें, जिसमें अल्कोहल, मोटापा और आदि बहुत सारे कारण आते हैं। ठीक है, वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे यूजुअली जो हम सेलिब्रेट करते हैं, वो हमारा फोकस मेनली वायरल हेपेटाइटिस के ऊपर होता है। और उसमें भी हेपेटाइटिस B और C वो जनरली एक क्रॉनिक इलनेस करते हैं, मतलब एक लंबी बीमारी, एक लंबा इन्फेक्शन लिवर पर करते हैं, जिसको हम क्रॉनिक हेपेटाइटिस बोलते हैं। तो मेनली फोकस रहता है हेपेटाइटिस B और C पर, और यही आगे चल के लिवर डैमेज, लिवर सिरोसिस, लिवर कैंसर, ये सब चीज़ें कर सकती हैं। तो इनके लिए हमारा फोकस हेपेटाइटिस B और C पर रहता है, और इनके कारण और इनका ट्रीटमेंट फिर उसी हिसाब से किया जाता है। महापात्रा सर, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि ये जो हेपेटाइटिस की बीमारी होती है, जैसे आपने बताया कि कई लोगों में शुरुआती दिनों में पता नहीं चल पाता, तो इसके क्या क्या लक्षण हो सकते हैं? किस तरह से अगर किसी व्यक्ति को कुछ लक्षण दिख रहे हों तो उसको तुरंत से हॉस्पिटल में आके जांच करानी चाहिए और हेपेटाइटिस का संदेह करना चाहिए? जैसे कि डॉक्टर अभिषेक ने बताया, हेपेटाइटिस बहुत सारे कारणों से होती है। तो हमारे भारतवर्ष में मेनली जो हेपेटाइटिस होता है, आज जो 2 टाइप का होता है कि संक्रामक और संक्रामक जो है हेपेटाइटिस A, E, हेपेटाइटिस B, C, ये सब संक्रामक उसमें। और जो नॉन कम्युनिकेबल होता है वो बाकी आपका अल्कोहल रिलेटेड, डायबिटीज़ से रिलेटेड या फिर कोई टॉक्सिक ड्रग रिलेटेड हो सकता है। इनमें जो लक्षण होते हैं, खास करके हेपेटाइटिस A और E, A जो होता है नॉर्मली बच्चों में या किशोरावस्था तक की उम्र में होता है। हेपेटाइटिस E जो है नॉर्मली एडल्ट में होता है। ज़रूरी नहीं कि हर किसी को कोई लक्षण ही आए,
कई बार लक्षण मुश्किल से 5 से 10% लोगों को ही आता है, बाकी 90-95% लोग कोई लक्षण के साथ प्रेजेंट नहीं करते। मेनली लक्षण इनमें होते हैं उल्टी होना, आँखों का पीलापन होना, पेशाब का पीलापन होना, भूख नहीं लगना, पेट के ऊपरी हिस्से में दर्द होना, हल्का बुखार आना, ये सब कॉमन समस्याएं होती हैं हेपेटाइटिस, चाहे वो एक्यूट हो चाहे क्रोनिक हो। नॉर्मली वजन कम होना एक इम्पॉर्टेंट लक्षण है जो को खासकर क्रोनिक हेपेटाइटिस में ज़्यादा कॉमन मिलता है। अगर साथ में क्रोनिक हेपेटाइटिस हो, साथ में लीवर की समस्या ऑलरेडी डेवलप हो चुकी है, तो उस कंडीशन में कई लोग पेट में पानी की भरने की समस्या, पाँव में सूजन, कभी कभी मल में खून के जाने की समस्या, इससे या फिर दिमाग में बेहोशी का दौरा आने की समस्या का प्रेजेंट कर सकते हैं। जी अभिषेक सर, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि ये हेपेटाइटिस फैलता किस तरह से। हम डिस्कस कर रहे हैं कम्युनिकेबल जो संक्रमित एक हेपेटाइटिस है और एक नॉन कम्युनिकेबल। तो जो कम्युनिकेबल टाइप ऑफ हेपेटाइटिस है ये किस किस तरह से फैल सकता है लोगों में? इसमें भी हम हेपेटाइटिस के वायरस को 2 ग्रुप्स में बांटते हैं। जो हेपेटाइटिस ए और ई है, ये इसके फैलने का तरीका जो है वो एक प्रदूषित खाना या पानी, मतलब फीको ओरल रूट हम बोलते हैं। अगर कोई भी व्यक्ति अगर आप प्रदूषित खाना या अनहाइजीनिक खाना या पानी कंज्यूम करे जिसमें हेपेटाइटिस ए या ई के वायरस हो ऑलरेडी, तो फिर उनको इन्फेक्शन का रिस्क रहता है। दूसरा जो प्रकार है हेपेटाइटिस बी और सी और साथ ही डी। जो हेपेटाइटिस डी वायरस है वो बड़ा स्पेसिफिक वायरस है, हेपेटाइटिस बी के साथ ही वो इन्फेक्शन कर सकता है। हेपेटाइटिस बी वायरस के बिना वो डी जो वायरस है वो इन्फेक्शन नहीं कर सकता। तो बेसिकली बी और सी की हम बात करते हैं। तो हेपेटाइटिस बी और सी अगर जो फैलता है वो किसी मरीज का जो ऑलरेडी इन्फेक्टेड है उसका खून चढ़ने से, उसके द्वारा जो नीडल यूज़ किया गया है वो एक सामान्य आदमी को उस नीडल से अगर यूज़ किया जाए तो उसको हो सकता है। सेक्सुअल कांटेक्ट एक बड़ा जरिया है इनको फैलने का, जैसे HIV जैसा वायरस जैसा फैलता है वैसे ही हेपेटाइटिस बी सी, तो ये उससे फैलता है। साथ ही एक इम्पॉर्टेंट कॉज जो है वो माँ से बच्चे को होना, जो वर्टिकल ट्रांसमिशन की हम बात करते हैं। अगर माँ इन्फेक्टेड है तो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी हेपेटाइटिस बी, खासकर हेपेटाइटिस बी, सी में ये चीज़ रेशियो कम है, लेकिन हेपेटाइटिस बी में ये काफ़ी प्रमाणित कारण है। और इंडिया में खासकर एक वर्टिकल ट्रांसमिशन बहुत बड़ा कारण है जिसमें बच्चों को बहुत ही मतलब अर्ली एज में एक हेपेटाइटिस बी और सी अगर इन्फेक्शन हो जाता है और जनरली ये क्रॉनिक इन्फेक्शन का रूप ले लेता है और फिर ये आगे चल के लिवर डैमेज का कारण बन सकता है। साथ ही साथ एक कारण एक हॉरिजॉन्टल ट्रांसमिशन की भी बात होती है यंग बच्चों में या घर में आपस में, जो अनडिटेक्टिवली या मतलब कोई चोट लग जाए, उनका ब्लड एक दूसरे में खेलते खेलते मिक्स हो जाए, ऐसा भी कारण है जो बहुत ज़्यादा प्रूवन नहीं है, लेकिन ये हॉरिजॉन्टल ट्रांसमिशन की भी बात होती है अर्ली एज में। और जनरली जो अर्ली एज में ट्रांसमिशन हम बात कर रहे हैं वो एक क्रॉनिक हेपेटाइटिस का रूप लेता है और आगे चल के लिवर फेलियर, लिवर कैंसर जो प्रॉब्लम्स होती हैं लिवर की, वो जनरली इन्हीं कारण से होती है। इसमें आप एक चीज़ ऐड करना चाहूँगा, हेपेटाइटिस बी खास करके ये आपको जो हम लोग ब्रश यूज़ करते हैं या बाहर जाके बार बार से सेविंग करवाते हैं या फिर कई बार झोला छाप डॉक्टर या फिर इन्फेक्टेड नीडल लगाते हैं, उनसे ही फैल सकता है। तो अपने को इस सब सावधानी बरतनी बहुत ज़रूरी है इसमें। जैसा कि सर ने बोला, एक टूथब्रश जो बच्चे कई बार छोटे, ये भी एक हॉरिजॉन्टल ट्रांसमिशन जो अर्ली एज में आपस में सिबलिंग्स या उसमें जो फैल सकता है। यूज़ ऑफ कॉमन टूथब्रश भी एक कारण हो सकता है। जी सर, लोगों में काफ़ी भ्रांतियाँ रहती हैं इस मोड ऑफ ट्रांसमिशन को लेकर। जैसे कुछ सवाल लोगों के मन में उठते हैं कि क्या ये हेपेटाइटिस बी या सी की बीमारी पसीने से या किसी के मल मूत्र को, अगर पेशेंट है उसके मल मूत्र की सफाई कर रहे हैं या उसका हेल्प कर रहे हैं किसी बेडरिडन मरीज को, या बच्चों को अगर कोई हेपेटाइटिस मरीज किस कर रहे हैं, सपोज माता पिता बच्चों को किस कर रहे हैं, तो क्या थूक से, पसीने से या शरीर के अन्य इस तरह के जो सिक्रेशंस हैं उनसे भी क्या हेपेटाइटिस बी हो सकता है? अभी तक ऐसा कोई प्रमाण नहीं है, लेकिन अगर आप किसी ऐसे मरीज को अपने सर्विस दे रहे हैं जिसमें ऑलरेडी हेपेटाइटिस बी पॉजिटिव है और साथ में आपके शरीर में चोट है, इसमें ओपन है आपका सर्विस, तब उस कंडीशन में आपको डायरेक्ट कॉन्टेक्ट से आपको इन्फेक्शन होने की संभावना रहती है। अदरवाइज साथ में रहने से, खाने पीने से, किसी को किस करने से ऐसे कोई अभी तक कोई एविडेंस नहीं जी। मच्छर काटने से भी ऐसा होता है। ओके सर, यहाँ पे एक चीज़ और मैं डिस्कस करना चाहूँगा, आप लोगों से पूछना चाहूँगा। जैसे आपने बताया कि हेपेटाइटिस का एक और टाइप है एक्यूट और क्रॉनिक।
तो इसके बारे में आप क्या जानकारी देना चाहेंगे कि एक्यूट हेपेटाइटिस क्या होता है, किस तरह से होता है, और क्रॉनिक हेपेटाइटिस किस तरह से होता है, और दोनों में क्या अंतर देखने को मिल सकते हैं जो आम जनता को अगर समझ में आ पाएँ और वो इस चीज़ के लिए ट्रीटमेंट लेने के लिए हॉस्पिटल आ पाएँ? तो अगर एक्यूट हेपेटाइटिस की हम बात करें तो जनरली ऐसे पेशेंट सिम्टोमेटिक होते हैं। जनरली जैसे सर ने शुरू में बताया था, कुछ पेशेंट्स में सिम्टम नहीं आते हैं, खासकर बच्चों में जब हेपेटाइटिस ए का इन्फेक्शन होता है, लेकिन जनरली ये पेशेंट सिम्टोमेटिक होते हैं और बेसिक ज़्यादातर कारण हेपेटाइटिस ए ही होता है या हेपेटाइटिस बी भी हो सकता है। तो इनमें जो लक्षण शुरुआत में वही भूख नहीं लगना, पीलिया होना, पेट के ऊपरी हिस्से में हल्का दर्द होना, वजन कम होना, ठीक है, उल्टी का मन करना, ये सब सिम्टम्स के साथ प्रेजेंट करते हैं एक्यूट हेपेटाइटिस। क्रॉनिक हेपेटाइटिस जनरली हेपेटाइटिस बी और सी वायरस से होता है और इनमें शुरुआत में लक्षण नहीं होते हैं ज़्यादातर किस्सों में, या कई बार एक्यूट हेपेटाइटिस होता है और वो क्रॉनिक स्टेज में चला जाता है। मतलब शुरू में आपको एक इन्फेक्शन या लक्षण आए थे, लेकिन अगर हेपेटाइटिस बी का इन्फेक्शन था उस समय आपको और वो क्योर नहीं हुआ, क्लियर नहीं कर पाया बॉडी, तो एक वो क्रॉनिक इन्फेक्शन बन सकता है। तो क्रॉनिक इन्फेक्शन में जनरली फिर आपको एक कोई सिम्टम यूजुअली नहीं होता है, आप एक हेल्दी इंडिविजुअल जैसे ही रहते हैं। और इसीलिए इस साल का जो थीम है वो भी फाइंड द मिसिंग मिलियन इसी बेसिस पे है, क्योंकि वर्ल्ड में करीब आज की डेट में तकरीबन अंदाज है कि करीब 30 से 35 करोड़ लोग हेपेटाइटिस बी और सी से संक्रमित हैं और उनमें से ज़्यादातर लोगों को इसके बारे में नहीं पता है। तो इसीलिए WHO और वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशंस की सारी यही कोशिश है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा मरीजों की स्क्रीनिंग या जो हाई रिस्क ग्रुप्स हैं उनकी स्क्रीनिंग करके हम ज़्यादा से ज़्यादा मरीजों को डायग्नोस कर पाएँ, हेपेटाइटिस बी सी ऐसे मरीज हम खोज पाएँ जिनको इन्फेक्शन है और वो नहीं जानते हैं, ताकि हम उनको आगे के कॉम्प्लिकेशंस, लिवर फेलियर, लिवर कैंसर जो मेन कारण है इसमें जो हेपेटाइटिस बी और सी वायरस, उसको आगे बचाया जा सके। इसीलिए हमारा थीम भी इस साल इसी के लिए है। जी सर, यहाँ पे एक और क्वेश्चन मैं आपसे पूछना चाहूँगा जो कि कई माँओं को और इनफैक्ट पिताजी को भी ये क्वेश्चन होता है, जो बच्चों के पिताजी हैं उनको, कि जैसे हमने देखा न्यूनेटल जॉन्डिस, बच्चों में जो जॉन्डिस होता है जन्म होने के बाद, तो कई माँओं का ये प्रश्न रहता है, उनके मन में कहीं ना कहीं ये संदेह रहता है कि ये जो अभी बचपन में जॉन्डिस हुआ है बच्चों को, क्या ये आगे चल के हेपेटाइटिस का रूप ले सकता है? तो जो न्यूनेटल जॉन्डिस की आप बात कर रहे हैं डॉक्टर अजय, ये यूजुअली मतलब बच्चों में एक खून टूटना और उससे रिलेटेड कारण से होता है जी, बचपन मतलब जन्म के मोस्टली 2 हफ्ते के अंदर हो जाता है जी। तो ये हेपेटाइटिस से रिलेटेड नहीं है, आगे चल के ऐसी कोई संभावना भी नहीं रहती कि इससे ना हो सके। और यूजुअली आजकल प्रेग्नेंट लेडीज में हेपेटाइटिस बी और सी की स्क्रीनिंग इसीलिए की जाती है कि अगर माँ को है तो वो पहले से पता चल सके, उनका ट्रीटमेंट हो सके और साथ ही बच्चों को इन्फेक्शन से बचाया जा सके, उनको जन्म के साथ टीका दिया जा सके और उनको फॉलोअप किया जा सके। तो इसीलिए आजकल प्रेगनेंसी में वायरल हेपेटाइटिस के लिए जो स्क्रीनिंग प्रक्रिया है उसको ज़्यादा जोर भी दिया जाता है जी। तो ये एक जो मिथ सोसाइटी में है, या कई माँ बाप को ये चिंता रहती है कि उनके बच्चे को जॉन्डिस हो गया, कहीं आगे जाके हेपेटाइटिस ना हो जाए। अभी सर की बात से क्लियर हो गया है कि इसमें हेपेटाइटिस का खतरा नहीं रहता है। एक बात और ऐड कर दूं इसमें, मतलब जैसे मैंने बोला हेपेटाइटिस, कोई भी लिवर सूजन को हेपेटाइटिस बोला जाता है। तो कभी भी कोई पीलिया होता है तो एक लिवर में स्वेलिंग साथ में हो सकती है, वो एक हेपेटाइटिस है, लेकिन वो ज़रूरी नहीं है कि वो वायरल हेपेटाइटिस हो या इन्फेक्टिव हेपेटाइटिस हो जी। और भी नॉन कम्युनिकेबल कॉजेज हो सकते हैं, जॉन्डिस के बहुत सारे कारण हो सकते हैं, तो उस हिसाब से उनको इवैल्यूएट किया जाए। पीलिया बेसिकली एक लक्षण है, हेपेटाइटिस किसी कारण से पीलिया एक लक्षण के रूप में आएगा। जी सर। सर हम बात कर रहे हैं डिफरेंट टाइप की वायरल हेपेटाइटिस के, A, B, C, D, E 5 टाइप के हम बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे सर इसमें से कौन सी हेपेटाइटिस सबसे ज़्यादा डेंजरस है, जहाँ पे लोगों को बहुत ज़्यादा केयरफुल रहने की ज़रूरत है? इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? अनुपम सर, मैं आपसे जानना चाहूँगा। जितने भी हेपेटाइटिस होते हैं, खासकर वायरल हेपेटाइटिस A, B, E, C, तो इसमें जो B और C वाला ग्रुप वो थोड़ा डिफरेंट हो जाता है। A और E 99% लोगों में ये अपने आप ठीक हो जाता है। उसके लिए आप बिना कोई ट्रीटमेंट किए भी मतलब धीरे धीरे अपने आप ओवर पीरियड ऑफ 4 से 6 हफ्ते में पूरी तरह ठीक हो जाता है। 1% मरीज ही जिनको कॉम्प्लिकेशन, जैसे हेपेटाइटिस रिलेटेड कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं, जिसमें आपका लीवर फेलियर के चांस रहते हैं।
ये वाला जो स्टेज है बहुत खतरनाक होता है, चाहे हेपेटाइटिस ए की वजह से हो, चाहे ई की वजह से हो, चाहे बी की वजह से, सी की वजह से हो। तो अब ये बोलना बिल्कुल वाजिब नहीं होगा कि कहते हैं कौन सा हेपेटाइटिस जो है, वो भी हेपेटाइटिस हो, अगर उस फेज कॉम्प्लिकेशन फेज में गया एक्यूट लिवर फेलियर, तो वो बहुत सा खतरनाक स्थिति होती है। हालांकि वो बहुत कम चांस रहते हैं उसके, उसके लिए फिर उस कंडीशन में अपने को बहुत सपोर्टिव ट्रीटमेंट, कई बार ऐसा रहता है कि उसमें कल लिवर ट्रांसप्लांटेशन की ज़रूरत पड़ती है उस कंडीशन में। जी एक पॉइंट मैं ऐड कर रहा हूँ सर की बातों में। यहाँ पे एक प्रेग्नेंट लेडी में हम एक ग्रुप देखते हैं जिसमें हेपेटाइटिस ई बहुत डेंजरस होता है, उसकी मोर्टेलिटी अप टू 25% रहती है। तो जस्ट एक पॉइंट ऐड कर रहा हूँ मैं इसमें कि अगर प्रेग्नेंट लेडी है और उसमें हेपेटाइटिस ई हुआ है, और स्पेशली अगर लास्ट ट्राइमेस्टर में हुआ है, लास्ट 3 months ऑफ प्रेगनेंसी, वो बहुत ही कई बार डेंजरस हो सकती है, लाइफ थ्रेटनिंग हो सकती है। अप टू 25% मोर्टेलिटी होती है उस चीज़ में, मतलब 100 में से 25 लोग उसमें नहीं बच पाते। ये काफ़ी हाई मोर्टेलिटी, जैसे सर ने बताया। यूजुअली अगर दूसरा हेपेटाइटिस है तो 1%, 2%, मैक्सिमम अप टू 5% है, लेकिन प्रेग्नेंट लेडीज़ में वो जो ग्रुप है वो बहुत डेंजरस होता है। तो उनको उस समय पर बहुत मतलब केयर और प्रॉपर ट्रीटमेंट की ज़रूरत होती है, जो माँ और बच्चों की मतलब लाइफ के लिए। जी सर, अभिषेक सर, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि जैसे अभी सर बता रहे थे कि अगर कॉम्प्लिकेशंस होते हैं तो फिर ये लाइफ थ्रेटनिंग स्थिति आ सकती है जहाँ पे मरीज की जान भी जा सकती है। तो ऐसे क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस हेपेटाइटिस की वजह से हो सकते हैं, इसमें थोड़ा सा प्रकाश डालना चाहेंगे? तो अगर हम कॉम्प्लिकेशंस की बात कर रहे हैं तो हेपेटाइटिस ए ई, जैसे सर ने बोला, मोस्टली ठीक हो जाते हैं, या एक माइल्ड फॉर्म होता है जिसमें कई बार पेशेंट्स को इवन होम केयर से और सपोर्टिव ट्रीटमेंट से ठीक होते हैं। कई बार हॉस्पिटलाइजेशन मॉनिटरिंग की ज़रूरत पड़ती है, लेकिन मोस्टली रिकवर कर जाते हैं। लेकिन जो कुछ परसेंट बच गए, जो 1 से 5% बोल रहे हैं अगर वायरस में, तो वो लाइफ थ्रेटनिंग या लिवर फेलियर हो सकता है, जिसको हम एक्यूट लिवर फेलियर बोलते हैं। मतलब एक ऐसी अवस्था जिसमें एक एक्यूट वायरस के इन्फेक्शन की वजह से लिवर अपना काम करना मतलब सही तरीके से नहीं कर पा रहा है, जिसकी वजह से लिवर एक फेल हुआ है, और फिर आपको रिस्क है कि बेहोशी आना, ब्लीडिंग होना, मतलब ये कोएगुलोपैथी, एनकेफेलोपैथी, ये कॉम्प्लिकेशन डेवलप होते हैं। तो ऐसे मरीजों में मतलब प्रॉपर स्कोरिंग सिस्टम्स हैं जिसके बेसिस पे आप डिसाइड करते हैं कि उनको लिवर ट्रांसप्लांट की ज़रूरत तो नहीं है। तो कुछ ऐसे मरीज हैं, मतलब अगर जिनको एक्यूट लिवर फेलियर हो गया, उनमें अप टू 40-50% तक पेशेंट्स को लिवर ट्रांसप्लांटेशन की ज़रूरत पड़ सकती है। कुछ लोग सपोर्टिव केयर उसके साथ भी रिकवर हो सकते हैं, लेकिन ऐसे ग्रुप में एक्यूट लिवर फेलियर जो है वो खतरनाक एंटिटी है जिसमें ट्रांसप्लांट बहुत सारे लोगों को ज़रूरत पड़ती है, और ट्रांसप्लांट से 80% लोग ठीक हो सकते हैं। जी, तो एक कॉम्प्लिकेशन हुआ एक्यूट लिवर फेलियर। दूसरा है जो क्रॉनिक हेपेटाइटिस है, उसकी वजह से क्रॉनिक लिवर डिजीज डेवलप हुआ, जो कि जनरली हेपेटाइटिस बी और सी वायरस से होता है। तो जो क्रॉनिक लिवर डिजीज जिसमें डेवलप होता है, जिनमें एक वायरस का इन्फेक्शन है जो कि अनडिटेक्टेड है या डायग्नोस हुआ भी है तो प्रॉपरली ट्रीट नहीं होता, तो ऐसे ग्रुप ऑफ पेशेंट ओवर द ईयर्स, मतलब 5 साल से 20 साल की अवधि में, वो एक लिवर को धीरे धीरे डैमेज करके परमानेंट लिवर डिजीज के रूप में आ सकता है, जिसको हम क्रॉनिक लिवर डिजीज बोलते हैं। तो ऐसी कंडीशन में फिर उसके लिवर डिजीज के जो कॉम्प्लिकेशन होते हैं, जैसे मरीज को खून की उल्टियाँ हो सकती हैं, पेट में पानी आ सकता है, बेहोशी आ सकती है, और एडवांस स्टेज में लिवर कैंसर हो सकता है। तो आज की डेट में अगर हम बात करें तो लिवर कैंसर का सबसे कॉमन कॉज मैं बोलूँगा वो हेपेटाइटिस बी वायरस है अभी भी। दूसरी इटियोलॉजी से भी लिवर डिजीज, अल्कोहल या मोटापा, ये भी लिवर डिजीज करती हैं, इनसे भी आखिरी में लिवर कैंसर का रिस्क बढ़ता है। लेकिन अभी भी आज की डेट में इंडिया में हेपेटाइटिस बी सी से रिलेटेड जो लिवर डिजीज हैं और उसके कॉम्प्लिकेशन और कैंसर, ये एक बड़ा कारण है। इंडिया में देखा जाए तो लिवर कैंसर तीसरा मोस्ट कॉमन कारण है मेल पेशेंट में खास करके। देखिए पहला जो है ओरल कैंसर, सेकेंड है लंग कैंसर, थर्ड है लिवर कैंसर। जी, हेपेटाइटिस बी और सी मेनली दिस इज द कॉज फॉर द लिवर कैंसर। क्रॉनिक लिवर डिजीज और लिवर कैंसर, ये दो कॉम्प्लिकेशन, ग्रेडेड कॉम्प्लिकेशन है फिर क्रॉनिक हेपेटाइटिस के ड्यूरिंग लेटर स्टेज। जी सर, ये तो हमने चर्चा की अभी तक कि हेपेटाइटिस क्या होता है, कितने प्रकार का होता है, इसमें किस तरह के लक्षण देखने को मिल सकते हैं, किस तरह के सिम्टम्स इसमें आते हैं, क्या क्या इसके कॉम्प्लिकेशंस और इमरजेंसीज, लाइफ थ्रेटनिंग इमरजेंसीज हो सकती हैं। अनुपम सर, मैं आपसे जानना चाहूँगा
कि क्या आप इसके ट्रीटमेंट के ऑप्शंस क्या क्या हैं हमारे पास, किस तरह से इसका इलाज किया जा सकता है, और अभी कुछ अगर लेटेस्ट या एडवांस ट्रीटमेंट मॉडलिटीज़ अवेलेबल हैं, इसके ऊपर आप कुछ प्रकाश डालना चाहेंगे? ट्रीटमेंट में जाने के पहले प्रिवेंशन ज़्यादा बेटर रहेगा। प्रिवेंशन हेपेटाइटिस ए बी सी डी ई जो भी, जैसे आप ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं, हेपेटाइटिस ए अपना जो अनहाइजीनिक फूड से ये सब फैलता है। तो हेपेटाइटिस ए को प्रिवेंट करने का सबसे बेस्ट तरीका है कि आपको संतुलित आहार खाइए, प्रॉपर्ली अपने हाइजीन का मेंटेन करके रखिए, तो आपको होने के चांसेस हैं। हेपेटाइटिस ए नॉर्मल बच्चे में होता है, तो लगभग और उसमें से लगभग 80-90% बच्चों में एसिम्प्टोमेटिक होता है। तो जिसको एक बार हेपेटाइटिस ए हो जाता है उसको दोबारा कभी नहीं होता, जस्ट लाइक चेचक। ठीक है, एक बार किसी को चेचक हो गया दोबारा ज़िंदगी में। हेपेटाइटिस ई में इम्यूनिटी जो होती है शॉर्ट टर्म होती है। इस कंडीशन में आपको बार बार अगर आप उस रिस्क फैक्टर से एक्सपोज, जैसे अनहाइजीनिक खान पान से आप एक्सपोज हो रहे हो, तो वापस होने की संभावना रहती है। रही बात हेपेटाइटिस बी सी के लिए अभी तक कोई वैक्सीन नहीं है। हेपेटाइटिस बी के लिए वैक्सीनेशन है, वैक्सीनेशन से ऑलमोस्ट 99% आपको प्रोटेक्शन मिलता है। तो कोई व्यक्ति जो वैक्सीनेटेड नहीं है उसको फ्यूचर में हेपेटाइटिस बी ना हो, उसके लिए वैक्सीनेशन करवाना अनिवार्य है। सेकेंड पॉइंट आता है ट्रीटमेंट में। ट्रीटमेंट हेपेटाइटिस ए और ई, इसमें मेनली क्या सपोर्टिव ट्रीटमेंट होता है। बेसिकली कोई अगर जैसे नॉर्मल का अपना जॉन्डिस रिलेटेड लक्षण के साथ आया तो अपन को सपोर्टिव ट्रीटमेंट देना है। हाँ, कई बार वो होम केयर से भी इम्प्रूव है। हेपेटाइटिस बी के लिए कुछ मेडिसिन्स हैं, उसमें कुछ नई मेडिसिन का भी डेवलपमेंट चल रहा है। इसमें मेडिसिन से बहुत अच्छा रिस्पांस आता है। ज़रूरी नहीं कि आपका हेपेटाइटिस बी नेगेटिव हो जाए, लेकिन उससे होने वाले कॉम्प्लिकेशन, खास करके लीवर कैंसर, ट्रीटमेंट के द्वारा ऑलमोस्ट 60-70% तक प्रिवेंट किए जा सकते हैं फ्यूचर के हिसाब से। हेपेटाइटिस सी के लिए बहुत सारी दवाएं हैं जो कि ऑलमोस्ट क्यूरेबल है। आज के डेट में हेपेटाइटिस सी ऑलमोस्ट 99% तक क्यूरेबल है, अनटिल अनलेस उनको बहुत ज़्यादा एडवांस लीवर डैमेज नहीं हुआ या जो लीवर ट्रांसप्लांट के कैंडिडेट ना हो। सर, इसमें लोगों की एक और कॉमन भ्रांति है या कॉमन संदेह रहता है लोगों को कि लीवर ट्रांसप्लांट कब करना चाहिए और इनके लिए आइडियल टाइम क्या होता है, और कौन से कैंडिडेट्स में लीवर ट्रांसप्लांटेशन किया जा सकता है। तो इसके बारे में आप क्या प्रकाश डालना चाहेंगे? तो लिवर ट्रांसप्लांट अगर इंडिकेशन की हम बात करें तो यूजुअली हम लिवर डिजीज़ को क्लासीफाई करते हैं कुछ स्कोरिंग सिस्टम्स के अकॉर्डिंग। जैसे एक चाइल्ड क्लासिफिकेशन होता है जिसमें हम ABC ग्रुप में लिवर को डिवाइड करते हैं लिवर डिजीज़ को, और एक मेड स्कोरिंग सिस्टम होता है। तो जो पेशेंट चाइल्ड BC या फिर मेड स्कोरिंग सिस्टम जिनमें 16 से ज़्यादा है, ऐसे पेशेंट लिवर ट्रांसप्लांट कैंडिडेट्स हो सकते हैं। तो ऐसे पेशेंट्स जनरली लिवर डिजीज़ के कॉम्प्लिकेशन के साथ प्रेजेंट किए हुए होते हैं, जिनमें कि एक GI ब्लीड हो सकता है, मतलब खाने की नली में नसें जो फूल जाती है जिनको हम वेरिसेस बोलते हैं, जिनकी से ब्लीडिंग हो रही है, या फिर उनको एसाइटिस हो रहा है, मतलब बार बार पेट में पानी आ रहा है और यूजुअली मेडिकल मैनेजमेंट को रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है, या जो हम मेडिसिन दे रहे हैं उससे बार बार फिर भी पानी आ रहा है, या बार बार बेहोशी आ रही है, और इवन जो पेट में पानी आता है उसमें इन्फेक्शन जो SBP हम बोलते हैं, ऐसे कॉम्प्लिकेशंस हो रहे हैं। इवन कुछ हार्ट और लंग से रिलेटेड रिपोर्टोसिस्टेमिक कॉम्प्लिकेशंस हम बोलते हैं, वो सब हैं अगर, या अर्ली कैंसर है जिनको एक उसमें भी एक साइज डिफाइंड है लेस देन अगर 5 सेंटीमीटर्स है, या इवन अप टू 6.5 सेंटीमीटर्स तक क्यूमुलेटिव लिवर लीजन्स हैं जो HCC जैसे लग रहे हैं, मतलब कैंसर जैसे लग रहे हैं। ऐसे पेशेंट्स लिवर ट्रांसप्लांट के लिए क्लासीफाई की मतलब उनके एलिजिबल होते हैं। लेकिन लिवर ट्रांसप्लांट भी इंडिया में एक मेजर डिसीजन होता है, क्योंकि सबसे बड़ा कॉस्ट फैक्टर होता है। बहुत सारे पेशेंट्स आज भी मतलब अफोर्ड नहीं कर सकते उस चीज़ को, और साथ ही साथ अफोर्डेबिलिटी के साथ साथ एक फैमिली सपोर्ट, सोशल सपोर्ट, बहुत सारी चीज़ें उसमें इन्वॉल्व होती हैं। एक लिवर मतलब मोस्टली इंडिया में जो है वो लाइव डोनर है, मतलब एक घर के किसी फैमिली मेम्बर को लिवर डोनेट करना पड़ता है। जो एक कैटेगरी के डेड बॉडी ट्रांसप्लांट की हम बात करते हैं, वो अभी भी इंडिया में बहुत ज़्यादा नहीं है, नंबर्स नहीं है। तो कहीं ना कहीं फैमिली सपोर्ट, सोशल सपोर्ट, इकोनॉमिक सपोर्ट को लिवर ट्रांसप्लांट एक मेजर डिसीजन है। बहुत सारे लोग कैंडिडेट्स होते हैं लेकिन वो कर नहीं पाते। ऐसे मरीजों में भी हमारी कोशिश यही होती है, अगर वो हेपेटाइटिस BC से रिलेटेड अगर लिवर डिजीज़ है तो हम उसको जो ड्रग्स हैं जो काफ़ी इफेक्टिव हैं हेपेटाइटिस BC के लिए, उसको एक प्रॉपर ट्रीटमेंट दें। ट्रीटमेंट के साथ
कई बार लिवर रीजनरेट करता है। मतलब लिवर की एक खासियत है, दो लिवर एक ही होता है बॉडी में, उसकी एक खासियत है कि वो अपने आप को रीजनरेट बड़ी जल्दी करता है। मतलब अपने डैमेज को लिवर कोशिश करता है कि वो सुधारे। तो उसके अगर हम हेपेटाइटिस बी सी वायरस को ट्रीट कर रहे हैं तो चांस होता है कि लिवर वापस एक रीजनरेट करे, एक वापस नॉर्मल सी की तरफ बढ़े और जो कॉम्प्लिकेशंस हैं वो अपने आप मेडिसिन से कंट्रोल होने लगे। तो एक हमेशा एक पॉसिबिलिटी होती है। इसलिए अगर ट्रांसप्लांट पेशेंट नहीं भी अफोर्ड कर पा रहा है तो भी मेडिकल मैनेजमेंट कई बार पेशेंट्स में इफेक्टिव होता है। और साथ ही साथ अगर कोई और कॉज है ऐसा लिवर प्रॉब्लम को जो एग्रवेट कर रहा है ऐसे पेशेंट में, जैसे अल्कोहल यूज़ है या मोटापा है, अनकंट्रोल्ड डायबिटीज़ है, तो ऐसे कॉज को भी अगर हम ट्रीट करें, मतलब पेशेंट अल्कोहल को छोड़े, मोटापा कंट्रोल करे, शुगर कंट्रोल करे और साथ ही हेपेटाइटिस बी सी है उनको भी प्रॉपर ट्रीटमेंट मिले और एक लाइफस्टाइल अच्छी हो, डाइट प्रॉपर हो, तो भी कई मरीज बिना ट्रांसप्लांट के भी रिस्पॉन्ड करते हैं। तो लिवर ट्रांसप्लांट इज़ नॉट द एंड आई वुड से, लेकिन ज़रूर जिसमें ये सब चीज़ें फेल होती है वो ज़रूर लिवर ट्रांसप्लांट के लिए एलिजिबल करते हैं। साथ ही साथ एक्यूट लिवर फेलियर जैसे हम बात कर रहे हैं उनमें भी लिवर ट्रांसप्लांट एट द एंड वही एक ऑप्शन है। अगर एक लाइन में मैं ये बताना चाहूँ तो जिस तरह आपने बताया सर, प्रिवेंशन करना बहुत ज़रूरी है और सही समय पर अगर ट्रीटमेंट ले ले मरीज तो उसको लिवर ट्रांसप्लांटेशन तक जाने की नौबत ही नहीं आए। महापात्र सर, मैं आपसे जानना चाहूँगा, कई लोग मेरे पास आते हैं अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट लेके कि सर फैटी लीवर दिखा रहा है इसमें। कई लोग आज के डेट में अगर हम देखा जाए तो डायबिटीज़ और हाइपरटेंशन हम अगर देखें तो 5 में से 3 से 4 मरीजों में हमको ये बीमारियाँ मिलेंगी ही। तो क्या ये सब बीमारियाँ या इसके अलावा और भी कोई, जैसे आपने बताया अल्कोहल, इसके अलावा या इनमें कितना ज़्यादा रिस्क होता है हेपेटाइटिस होने का किसी मरीज को, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? एज सच हेपेटाइटिस बी का रिस्क ऐसे मरीजों में नहीं होता, लेकिन इन जैसे मरीज जैसे इनको ऑलरेडी डायबिटीज़ है, जो अल्कोहल ले रहे हैं, जो किडनी का जो इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज जैसे इम्यूनिटी पावर का जो ट्रांसप्लांट पेशेंट, रीनल ट्रांसप्लांट या कोई दूसरा ट्रांसप्लांट पेशेंट है, बोन मेरो ट्रांसप्लांट है, ब्लड कैंसर रिलेटेड मरीज हैं या फिर इनको बार बार ट्रांसफ्यूजन लेते हैं, थैलेसीमिया के मरीज है, सिकल सेल एनीमिया के मरीज है, इनको डायलिसिस चलती है, इन सब लोगों में हेपेटाइटिस बी होने के चांस ज़्यादा बढ़ जाते हैं जी। ठीक, और उनमें कॉम्प्लिकेशन का रिस्क भी बढ़ता है इस प्रकार से। सर जो लोग लेके आता रिपोर्ट कि सर फैटी लीवर आ रहा है, अल्ट्रासाउंड में कराया फैटी लीवर है, तो लोग घबरा जाते हैं, सर मुझे हेपेटाइटिस तो नहीं हो गया, फैटी लीवर है, लीवर का साइज बढ़ गया है। इसके बारे में सर कुछ जो एक मिथ है लोगों के मन में, इसके बारे में आप क्या बेसिकली ये टॉपिक थोड़ा दूसरा हो गया है। फैटी लीवर बेसिकली बहुत सारे कारणों से होता है। फैटी लीवर होने का अपने इंडिया में मेन कारण है अल्कोहल, मोटापा, अपना डायबिटीज़, इसके अलावा जो शरीर में चर्बी लेवल बढ़ा हुआ है, इन लोगों को कॉमन, बहुत ही कॉमन है। आज के ऐसा डाटा ऐसा है कि ऑलमोस्ट 33% जनता फैटी लीवर से ग्रसित जी, मतलब 4 में से 2, मतलब समझो एक आदमी, 3-4 में से एक आदमी ग्रसित है। तो फैटी लीवर हो रहा है तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो क्यों हो रहा है, वो अपने को कारण जानना जरूरी है। ये मोटापा है, डायबिटीज़ है, ब्लड प्रेशर में मरीजों में ही काफ़ी देखने को मिलता है कि फैटी लीवर, क्योंकि कुछ दवाइयाँ होती हैं वो भी फैटी लीवर करवा सकती हैं। तो अपने को जो कारण है उसको कंट्रोल करना आपको सबसे इम्पोर्टेंट है। किसी को अगर मोटापा है तो मोटापा कंट्रोल करना, डायबिटीज़ कंट्रोल करना ज़रूरी है। ठीक है, तो हालांकि टॉपिक दूसरा हो गया, तो अपने को उसके बारे में बाद में हम डिस्कस कर सकते हैं फैटी लीवर के बारे में। सर यहाँ पे एक और प्रश्न पूछना चाहूँगा कि HIV जो मरीज़ HIV के मरीज़ होते हैं, क्या उनमें हाई चांसेस होते हैं हेपेटाइटिस होने के, या दोनों डिजीज़ का कोई आपस में कोई इंटर रिलेशन है? देखिए, हेपेटाइटिस बी और HIV दोनों का मोड ऑफ ट्रांसमिशन ऑलमोस्ट सेम है जी। ठीक है, जो जितना रिस्क ऑफ हेपेटाइटिस है, हालांकि HIV कंपेयर में हेपेटाइटिस भी ज़्यादा डेंजरस है जी। जैसे कि मोड ऑफ ट्रांसमिशन में जैसे नीडल स्टिक इंजरी, हेपेटाइटिस HIV होने का चांस 0.3% है, और नीडल स्टिक हेपेटाइटिस बी होने का चांस है 5 से लेकर 35% तक। मोर इन्फेक्शियस। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, हेपेटाइटिस बी जो ऐसा वायरस है जो बिना लीवर को डैमेज करवाए हुए लीवर कैंसर करवा सकता है जी। हेपेटाइटिस HIV में ऐसा बहुत सारी ड्रग हैं, हेपेटाइटिस बी में बहुत अच्छी ड्रग आई हैं, आज की डेट में बहुत ड्रग अवेलेबल है, और इसमें आफ्टर टेकिंग ट्रीटमेंट द लाइफ एक्सपेक्टेंसी इज ऑलमोस्ट नॉर्मल अनटिल अनलेस कि आपका पूरा लीवर डैमेज नहीं हो जी सर। बहुत एडवांस उसमें पेशेंट आ रहा है, उसमें फिर इफेक्टिवनेस कम हो जाती है। अदरवाइज़ अगर आपने अर्ली डायग्नोस कर लिया हेपेटाइटिस बी को और ट्रीटमेंट स्टार्ट कर दिया
तो आपको नॉर्मल जितनी एक ज़िंदगी होती है उतनी रहेगी, कम नहीं होगी। जी सर, जैसे कि अभी का जो सर समय है, ये कोरोना महामारी पूरा विश्व इस कोरोना महामारी से आज के डेट में ग्रसित है। तो इसके साथ में मैं डिस्कस करना चाहूँगा, आप लोगों से पूछना चाहूँगा कि क्या कोरोना, जिन मरीजों को कोरोना हुआ है उनमें हेपेटाइटिस होने के चांसेस क्या ज़्यादा हैं, या जिन मरीजों को हेपेटाइटिस है उनमें कोरोना होने के चांसेस ज़्यादा हैं? इसके बारे में आप क्या प्रकाश डालना चाहेंगे सर? देखिए, अभी भी मतलब जो कोरोना है, करीब हम कोरोना को पिछले 6 महीने से देख रहे हैं वर्ल्ड में, और अभी भी बहुत सारी चीज़ें कोरोना के बारे में वर्ल्ड को नहीं पता है, या समय के साथ हम नई नई चीज़ें रोज़ जान रहे हैं। तो कुछ केसेस अब ऐसे आए हैं जिनमें एक कोरोना ने एक जैसे हेपेटाइटिस, जैसे सीजनल या इन्फेक्टिव हेपेटाइटिस ए ही प्रेजेंट करता है, वैसे ही कोरोना ने भी एक प्रेजेंटेशन ऐसा दिखाया है कुछ केसेस में। तो हेपेटाइटिस, एक्यूट हेपेटाइटिस जैसा भी प्रेजेंट कर सकता है कोरोना, ये चीज़ ज़रूर देखा गया है। और ओवर द टाइम नए नए सिम्टम्स हम देख रहे हैं कोरोना के, हैं तो उसमें जैसे डायरिया होना है ना, मुंह का स्वाद बदल जाना, ये सब है। तो वो कहीं ना कहीं लिवर जीआई रिलेटेड भी सिम्टम्स कोरोना के हैं। तो ज़रूर मतलब एक डिफरेंशियल्स हम ज़रूर सोचते हैं कोरोना के बारे में, कोरोना भी एक रीज़न हो सकता है। और दूसरी बात ये है कि जो लिवर पेशेंट्स हैं जो ऑलरेडी एक क्रॉनिक लिवर डिजीज़ है, क्रॉनिक हेपेटाइटिस है, या क्रॉनिक लिवर डिजीज़ की कॉम्प्लिकेशंस ऑलरेडी जिनमें हैं, तो ऐसे पेशेंट एक इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड स्टेट जैसा है, क्योंकि लिवर का इम्यूनिटी सिस्टम में मतलब बहुत बड़ा रोल है। तो ऐसे पेशेंट्स एक इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड स्टेट में होते हैं, और हमने देखा है कि कोरोना ऐसे पेशेंट जो ऑलरेडी क्रॉनिक डिजीजेस से ग्रसित हैं, डायबिटीज़ है, ब्लड प्रेशर, हार्ट इलनेस, वैसे ही लिवर डिजीज़ पेशेंट्स इनकी मॉर्टेलिटी हमेशा ज़्यादा देखी गई है। तो उस हिसाब से ये ज़रूर रहेगा, जो भी लिवर पेशेंट्स हैं जिनको क्रॉनिक लिवर डिजीज़ हैं, वो एक बचाव रखें। जो बचाव एक जनरल सोशल डिस्टेंसिंग, हैंड वॉशिंग, फेस मास्क, जो भी ये चीज़ें हैं वो प्रॉपर रखें, और भीड़ भाड़ में ना जाएं, अपने आप को जितना हो सके भीड़ से बचाएं, ताकि ये रिस्क कम हो। क्योंकि अगर उनको कोरोना का इन्फेक्शन होता है तो डेफिनेटली जो मॉर्टेलिटी रेट है उनमें हाई है। जी सर, मैंने आपसे चर्चा की थी कि मरीजों को क्या क्या प्रिवेंशन लेना चाहिए इसमें, कि हेपेटाइटिस ना हो, लोगों को क्या क्या प्रिवेंशन लेना चाहिए। तो इसके साथ में कई लोग आते हैं, जो फैमिली मेम्बर्स आते हैं, उनके कई प्रश्न रहते हैं कि सर हमको क्या क्या प्रिकॉशन लेने हैं या प्रिवेंशन लेने हैं अपने लिए, ताकि पेशेंट से हमको हेपेटाइटिस ना हो। इसके बारे में आप क्या डिटेल्स में कुछ बताना चाहेंगे सर? देखिए, अगर कोई व्यक्ति हेपेटाइटिस बी से सफ़र कर रहा है तो सबसे पहला अपना यूनिवर्सल प्रिकॉशन जिसको बोलते हैं प्रॉपरली, अगर वो आप उस व्यक्ति की सेवा कर रहे हैं तो सबसे इम्पोर्टेंट है वो प्रिकॉशन अपने को यूनिवर्सल लेना चाहिए। कि आप उसको टैकल कर रहे हैं, उसके मल मूत्र से अपने हाथ टच कर रहे हैं तो आप अगर दास्तानें पहनिए, आपके हाथ में कट है तो बेहतर है कि आप उनका करते हैं उसको किसी दूसरे को करने को बोलिए। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है प्रिवेंशन के लिए आप वैक्सीनेट हो जाइए, सबसे इम्पोर्टेंट है। आयुष्मान ऑलमोस्ट 100% प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है हेपेटाइटिस बी का टीकाकरण। इसके अलावा उनके द्वारा यूज़ की हुई चीज़ें, जैसे आपने बताया कि उनको मोड ऑफ ट्रांसमिशन टूथब्रश से, इरेजर से, या फिर ऐसा कोई इंटेंसिल जो कॉमनली यूज़ करते हैं, आप उसको अपने भी यूज़ मत कीजिए। सर, एक और प्रश्न यहाँ पे मैं करना चाहूँगा कि कई लोगों जो हेपेटाइटिस के मरीज, यंग पेशेंट, खासकर यंग पेशेंट जिनकी शादी नहीं हुई है या नई नई शादी हुई है और हेपेटाइटिस उनमें पाया गया है, तो उनका प्रश्न रहता है कि सर हमें हेपेटाइटिस है, क्या हम शादी कर सकते हैं? और जो शादीशुदा व्यक्ति हैं उनका एक कॉमन प्रश्न रहता है कि सर हमको हेपेटाइटिस है, क्या हम बच्चों के बारे में सोच सकते हैं, अपनी फैमिली बढ़ाने के बारे में? तो इस पर आप क्या प्रकाश डालना चाहेंगे? देखिए, अगर आपको हेपेटाइटिस बहुत अर्ली स्टेज में डायग्नोज हो जाता है, अनटिल आप उनको कॉम्प्लिकेशन डेवलप ना, तो एक नॉर्मल व्यक्ति की तरह आप शादी कर सकते हैं, आप अपने बच्चों के बारे में सोच भी सकते हैं। बस आपको इतना ध्यान रखना है कि सामने वाला जैसा अपना पार्टनर है वो वैक्सीनेट होना चाहिए, जिससे आपके द्वारा उनको होने की संभावना बिल्कुल ख़त्म हो जाए। एक नॉर्मल इंसान जैसे शादी करता है आप बिल्कुल कर सकते हैं, आपके अपने फैमिली को आगे बढ़ाने के लिए सोच सकते हैं। नॉर्मली डिलीवरी के समय अगर हेपेटाइटिस बी पॉजिटिव तो इसका मतलब है कि कॉम्प्लिकेशन होगा ही होगा, ज़रूरी नहीं है जी। ये नॉर्मल जैसे जितना रिस्क रहता है नॉर्मल डिलीवरी का, आपको उतना ही रिस्क, उससे ज़्यादा रिस्क नहीं है। ये अन्य से भ्रांतियाँ कई लोग डर जाते हैं, तो इस डरने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है। जी सर। और साथ ही साथ मतलब फैमिली मेम्बर्स के लिए भी एक मैसेज है कि जो
जिनके घर में कोई मेंबर हेपेटाइटिस बी या सी पॉजिटिव है तो एक फैमिली स्क्रीनिंग जरूर जरूर होनी चाहिए। करवानी मतलब हर घर के हर सदस्य की एक स्क्रीनिंग या हेपेटाइटिस बी सी के लिए टेस्टिंग जरूर होनी चाहिए। और जो भी नेगेटिव हैं हेपेटाइटिस बी का जैसे टीका अवेलेबल है तो हर किसी को टीका लगना चाहिए ताकि उनको आगे बचाव किया जा सके। और कई बार हमने देखा है जैसे वर्टिकल ट्रांसमिशन की हमने बात करी या हॉरिजॉन्टल ट्रांसमिशन की बात हम कर रहे हैं तो हो सकता है घर के और भी कोई मेंबर उससे इन्फेक्टेड हो जी। तो उनका अर्ली डायग्नोसिस किया जा सके और उनको प्रॉपर ट्रीटमेंट गाइडेंस आगे मिल सके। जी सर। सर बहुत बहुत धन्यवाद ये सब इस चर्चा में हिस्सा लेने के लिए। अंत में मैं सर लोगों के लिए आपसे एक मैसेज चाहूँगा वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे के उपलक्ष्य में। मेरे दर्शकों से यही मैसेज उनको देना चाहूँगा कि हेपेटाइटिस बी प्रिवेंटेबल है। आप सब पूरी तरह हेपेटाइटिस बी के लिए वैक्सीनेट हुए। आपके घर मेंबर में कोई फैमिली मेम्बर कोई भी आपका पॉजिटिव है तो अपने घर के बाकी मेंबरों का हेपेटाइटिस बी का परीक्षण जरूर करवाएं। अगर नेगेटिव आता है तो सबका वैक्सीनेशन करवाएं। ठीक। और हेपेटाइटिस बी के जो मरीज हैं वो प्रॉपरली ट्रीटमेंट लें जिससे उनको आगे चल के कॉम्प्लिकेशन होने की संभावना या लीवर कैंसर होने की संभावना कम हो जाए। इसके अलावा जिसके कारण हेपेटाइटिस बी का रिस्क बढ़ता है या लीवर का प्रॉब्लम होने का रिस्क बढ़ता है जैसे अल्कोहल का सेवन कम से कम करें या बिल्कुल ना करें ज़्यादा अच्छा है। अपने शुगर को मेंटेन करें। अभी जैसे कोरोना चल रहा है तो मैं चाहूँगा कि आप सब सुरक्षित रहें, सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करें, प्रॉपर हाइजीन को फॉलो करें। धन्यवाद। सर अभिषेक सर आप कुछ मैसेज देना चाहेंगे लोगों को? मैसेज तो दे ही दिया है, मैं कुछ पॉइंट्स अपनी तरफ से ऐड कर दूंगा उसको। जैसे हमने बात करी थी हेपेटाइटिस बी से बी और सी फैलने का तरीका, तो अभी भी लोगों में अवेयरनेस नहीं होती है, खासकर गाँव में अवेयरनेस नहीं होती। तो मैं चाहूँगा कि लोग सेफ इंजेक्शन प्रैक्टिस ये कॉमन फॉलो करें। मतलब एक इंजेक्शन एक ही बार एक पेशेंट पे यूज़ किया जाए। कई बार ये चीज़ें नहीं देखती और यही एक छोटी सी असावधानी बहुत सारे लोग को इन्फेक्ट कर देती। तो सेफ इंजेक्शन प्रैक्टिस आप करें। आप ड्रग एब्यूज़ से बचें। इंडिया के कुछ हिस्सों में, आइसोलेटेड हिस्सों में बहुत हाई है, जैसे पंजाब में हमने देखा है, नॉर्थ ईस्ट में हेपेटाइटिस सी बहुत हाई है क्योंकि वहाँ ड्रग एब्यूज़ बहुत हाई है। तो एक ही इंजेक्शन से आप बहुत सारे लोग यूज़ करते हैं, इसलिए इजीली फैल जाता है। तो आप ड्रग एब्यूज़ से बचें। आप सेफ इंजेक्शन प्रैक्टिस करें। सेक्शुअल कॉन्टैक्ट आप हमेशा एक सेफ उसमें भी बैरियर का यूज़ करें ताकि आप अपने आप को दूसरों से बचा सकें। या अगर आप इन्फेक्टेड हैं तो आप दूसरों को उससे बचा सकें। तो ये इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं। और साथ ही साथ वैक्सीनेशन जो हेपेटाइटिस बी का अवेलेबल है तो हमें और से ज़्यादा लोगों को जागरूक करने की ज़रूरत है। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को वैक्सीनेट करने की ज़रूरत है ताकि हेपेटाइटिस बी को हम एक्चुअल में ख़त्म कर सकते हैं इस वर्ल्ड से। तो बाकी आप सेफ डाइट, एक प्रॉपर डाइट लें, प्रॉपर हाइजीन मेंटेन करें। हेपेटाइटिस ए और ई से अगर हम बात करें तो एक हाइजीन की हमें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। कई बार हमने देखा है आइसोलेटेड पॉकेट्स में बहुत सारे स्पोरेडिक केसेस आ जाते हैं ए ई, तो वो कहीं ना कहीं एक कॉमन वाटर सप्लाई की प्रॉब्लम है या हाइजीन की प्रॉब्लम है। तो वो चीज़ हमेशा लोग सेफ फूड, सेफ वाटर, वो चीज़ जरूर प्रैक्टिस करें तो सारी बीमारियों से आसानी से बचा जा सकता है। और इन दैट हेपेटाइटिस बी और सी या इवन बाय अदर हेपेटाइटिस ट्रीटेबल है। तो लोगों को ये नहीं सोचना चाहिए कि एक बार हेपेटाइटिस बी या सी हो गया है तो दिस इज़ नॉट द एंड ऑफ द डे या एंड ऑफ द वर्ल्ड। तो ट्रीटमेंट और मेडिसिन काफ़ी इफेक्टिव हैं। तो आप प्रॉपर ट्रीटमेंट लें। आप अपने डॉक्टर से, गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट से, पैथोलॉजिस्ट से कंसल्ट करें और कहीं ना कहीं आप बीमारी को आगे बढ़ने से रोक पाएंगे, ट्रीट कर पाएंगे। तो आज की इस चर्चा को हम यहीं विराम देना चाहेंगे। आशा करता हूं कि जनता को आज की इस चर्चा के द्वारा काफ़ी सारी नई जानकारियां मिली होंगी जो उनके सेहत के लिए फ़ायदेमंद रहेंगी। और इसी के साथ मैं धन्यवाद करना चाहता हूं डॉक्टर अनुपम महापात्र सर का, जो कि कंसल्टेंट गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट हैं, और डॉक्टर अभिषेक जैन सर, कंसल्टेंट गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट NHMMI नारायणा सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल रायपुर से। और मैं डॉक्टर अजय कुमार मिश्रा आप लोगों का फिर से एक बार धन्यवाद करता हूं इस चर्चा में हमारे साथ शामिल होने के लिए। थैंक यू। जय हिंद। जय हिंद।